अस्सलाम वालेकुम। मैं उमर आज के लेटेस्ट क्रिप्टो टेक्निकल और उन चंद कॉइन्स के ऊपर फंडामेंटल एनालिसिस को लेके इल्म आलम के चैनल पे हाजिर हूँ कि जिसके बारे में आप लोगों ने मुझे कहा था। तो सबसे पहले बिटकॉइन के ऊपर टेक्निकल एनालिसिस करते चले तो करंटली आप लोग देख सकते हैं कि 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर ये ट्रेड हुआ था $27,500 के ऊपर जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और उसके अलावा बिटकॉइन अभी भी आप लोग देख सकते हैं कि वही एक कंसोलिडेशन लेवल के जिसके बारे में मैंने आप लोगों को कल की वीडियो के अंदर बताया था, अभी भी बिटकॉइन उसी लेवल के दरमियान में ट्रेड हो रहा है। मतलब कि बिटकॉइन का जो सा करंट सपोर्ट लेवल है वो है तकरीबन $27,000 से लेकर $27,200 के ऊपर। वो करंट जो सा रेजिस्टेंस लेवल है बिटकॉइन का वो है तकरीबन $27,800 से लेके $28,000 का लेवल, और अभी भी बिटकॉइन इसी लेवल के दरमियान में ट्रेड हो रहा है। और क्योंकि फंडामेंटली कोई इतनी बड़ी डेवलपमेंट नहीं हुई है सो फार कि जिसकी वजह से हम लोग बहुत ज्यादा डंप या बहुत ज्यादा पंप देखें यहाँ पे बिटकॉइन और इसके अलावा बाकी की क्रिप्टो करेंसीज की प्राइसेस के अंदर। तो क्योंकि इतनी ज्यादा कोई फंडामेंटल अपडेट नहीं है तो मेनली हम लोग बिटकॉइन को अभी भी इसी लेवल के दरमियान में ट्रेड होता हुआ देखेंगे। और इसके अलावा इसके ऊपर मैंने आप लोगों को कल की वीडियो के अंदर भी ये रेजिस्टेंस लेवल की लाइन ड्रॉ करके दिखाई थी, तो आप लोग अभी भी देख सकते हैं कि बिटकॉइन इसी लेवल को एज अ रेजिस्टेंस के तौर पे यूज कर रहा है। और अब अगर बिटकॉइन की प्राइस अबव जाती है तो मोस्ट प्रोबेबली हम लोग देखेंगे कि तकरीबन $27,600 से लेके $27,700 तक का जो सा लेवल है वो भी बिटकॉइन के लिए एज अ रेजिस्टेंस के तौर पे काम करेगा। और इसके अलावा कल की वीडियो के अंदर भी मैंने आप लोगों को बताया था कि बिटकॉइन मेनली हम लोगों को तकरीबन $26,400 से लेके $28,600 तक का जो सा एक लेवल बन रहा है इसी के दरमियान में ट्रेड होता हुआ दिखाई देगा। और इसके अलावा अगर आप लोगों को ये लग रहा है कि क्या बिटकॉइन की करेंसी प्राइस है वो दोबारा से बेरिश हो गई है क्योंकि बिटकॉइन की प्राइस $28,800 से अबव नहीं जा पा रही है, तो क्या बिटकॉइन की प्राइस बेरिश हो गया, तो इसके बारे में अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर बताता चलूँ तो प्रीवियसली भी मैंने आप लोगों को बताया था कि जब तक बिटकॉइन वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर वापस 200 सिंपल मूविंग एवरेज की लाइन से नीचे नहीं आ जाता और जब तक बिटकॉइन वापस 200 सिंपल मूविंग एवरेज की लाइन को एज अ रेजिस्टेंस के तौर पे यूज नहीं करता है, तब तक हम लोग बिटकॉइन के प्राइस को बेरिश नहीं कह सकते हैं। अभी भी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि बिटकॉइन की जो सी प्राइस है वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर वो 200 सिंपल मूविंग एवरेज की लाइन से काफी ज्यादा अबव ट्रेड हो रही है। तो अगेन ये काफी अच्छा साइन है, और ना सिर्फ 200 सिंपल मूविंग एवरेज बल्कि अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे तमाम एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की लाइंस भी ऑन करके दिखाता चलूं तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि बिटकॉइन की जो सी प्राइस है वो 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की लाइन से भी अबव ट्रेड हो रही है वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर। और इस वक्त इसका जो सा करंट मेन जो सा लेवल है कि जिसको इसने क्रॉस करना है वो है इसकी वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर 100 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की लाइन जो कि आ रही है तकरीबन $27,550 के ऊपर। तो अगर तो बिटकॉइन की जो सी करंट वीक की कैंडल है वो अगर 27,550 मतलब कि इस 100 एक्सप्रेशन मूविंग एवरेज की लाइन से नीचे बंद होती है तो चांसेस हैं कि हम लोग बिटकॉइन की जो सी प्राइस है इसको नेक्स्ट वीक के अंदर भी थोड़ा बहुत रेड रन दिखाता हुआ देखें और बिटकॉइन की जो सी प्राइस है वो हम लोग को $26,000 या $26,000 से नीचे भी आती हुई दिखाई दे। लेकिन क्योंकि अभी भी हम लोग वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर 200 सिंपल मूविंग एवरेज की लाइन से अबव है तो अभी भी हम लोग मीडियम टाइम फ्रेम के ऊपर बिटकॉइन की प्राइस को लेके बुलिश ही हैं। तो अगेन अभी भी जो सा वही लेवल है, वही कंसोलिडेशन लेवल है बिटकॉइन का जो कि मैंने आप लोगों को कल की वीडियो के अंदर बताया था। तो मुझे उम्मीद है कि अब आप लोगों को आइडिया होगा कि आप लोगों ने किस तरह से अपनी ट्रेड्स लेनी है यहाँ पे बिटकॉइन और बाकी की जो सी क्रिप्टो करेंसीज हैं उनके ऊपर। इसके अलावा अगर आगे चलते चलें और आज का जो सा पहला फंडामेंटल एनालिसिस है वो अगर मैं करता चलूँ तो पहला जो सा फंडामेंटल एनालिसिस है वो हम लोग करेंगे फाइल कॉइन के ऊपर कि जिसका कॉइन है फिल। तो फाइल कॉइन की रिक्वेस्ट कर आई थी, तो फाइल कॉइन क्या है और ये किस तरह से हमारी वन ऑफ द मोस्ट मेन प्रॉब्लम को सोल्व कर रहा है, अगर उसके बारे में आप लोगों को यहाँ पे बताता चलूं तो सेंट्रलाइज्ड वर्ल्ड के अंदर एक वन ऑफ द मोस्ट मेन प्रॉब्लम थी स्टोरेज की प्रॉब्लम। और अगर आप लोग भी स्टोरेज वगैरह यूज करते होंगे तो आप लोग जो से सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म है कि जहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट का एज्योर प्लेटफॉर्म आ जाता है या अमेजोन का प्लेटफॉर्म आ जाता है या उसके अलावा गूगल क्लाउड सर्विसेज वगैरह आ जाती हैं, आप लोग इनको यूज कर रहे होंगे और उनको यूज करते हुए अपना जो सा डाटा है वो इनकी क्लाउड सर्विसेज के अंदर स्टोर करते होंगे। लेकिन इनके साथ प्रॉब्लम क्या है? इनके साथ मेन प्रॉब्लम ये है कि इनका अगर सर्वर डाउन हो जाएगा और आप लोगों ने जो भी अपनी फाइल्स वगैरह इनके प्लेटफॉर्म के ऊपर सेव की होंगी या इनके प्लेटफॉर्म वगैरह को यूज करते हुए अगर आप लोगों ने कोई अपनी वेबसाइट वगैरह को ओपन किया होगा तो वो वेबसाइट भी डाउन हो जाएगी और आप लोग अपना जो सा डाटा है वो दोबारा से रिट्रीव भी यहाँ से नहीं कर सकेंगे। तो इस प्रॉब्लम को सोल्व कर रहा है यहाँ पे फाइल कॉइन। और किस तरह से ये प्रॉब्लम को सोल्व कर रहा है उसके बारे में इन्होंने यहाँ पे बताया हुआ है कि ये डिसेंट्रलाइज स्टोरेज को इंट्रोड्यूस करवा रहा है कि जहाँ पे जितने भी लोग हैं, जितने भी इस दुनिया के अंदर लोग रहते हैं वो इस डिसेंट्रलाइज स्टोरेज प्लेटफॉर्म को यूज करते हुए अपना जो सा डाटा है वो यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं। अब किस तरह से इन्होंने डिसेंट्रलाइज किया है इस स्टोरेज को, अगर उसके बारे में मैं आप लोगों को यहाँ पे बताता चलूँ तो इन्होंने क्या किया है कि बिटकॉइन की तरह वर्ल्ड वाइड ही आप लोग भी क्या कर सकते हैं कि आप लोग इनके नोड्स प्रोवाइडर हो सकते हैं, आप लोग भी इनके प्लेटफॉर्म के ऊपर
जो स्टोरेज सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर आप लोग इनके प्लेटफॉर्म के पास स्टोरेज सर्विसेज को प्रोवाइड करेंगे तो आप लोगों को ये एज अ रिवॉर्ड जो है फिल कॉइन देंगे। तो इस तरह से ये जो सी सर्विसेज है वो काम करा करती हैं। और अगर मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि इन्होंने किस तरह से अपडेट किया है अपने प्लेटफॉर्म को और कितना ज़्यादा डाटा आप लोग यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं, तो उसके बारे में इन्होंने यहाँ पर बताया हुआ है कि करंटली आप लोग तकरीबन 19.4 एक्सबी बाइट का जो सा डाटा है वो इनके प्लेटफॉर्म के ऊपर स्टोर कर सकते हैं। अब 19.4 एक्सबी बाइट कितना होता है अगर उसके बारे में आप लोगों को यहाँ पे बताता चलूँ तो इस वक्त जो सा 1 एक्साबाइट है वो तकरीबन 1.15 या 1.5 टेराबाइट के इक्वल होता है। और 19.41 एक्सबी बाइट का जो सा डाटा है वो तकरीबन 22.37 मिलियन टेराबाइट का डाटा बनता है, मतलब कि ह्यूज डाटा बनता है। और ये इतना डाटा है कि आप लोग पूरा का पूरा जो सा इंटरनेट है वो 2 से 3 दफा आप लोग फाइल को इनके प्लेटफॉर्म के ऊपर स्टोर कर सकते हैं, मतलब कि बहुत ज़्यादा डाटा आप लोग यहाँ पे स्टोर जो है वो कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर फ्यूचर के अंदर इन्होंने क्या प्लानिंग वगैरह की है उसके बारे में मैं आप लोगों को यहाँ पे पता चलूँ तो इन्होंने अपना FVM जो कि है इनका फाइल कॉइन वर्चुअल मशीन वो अपना मेननेट जो है इन्होंने लाइव कर दिया है तकरीबन 14 मार्च को। और अब आप लोग इनके ब्लॉकचेन को यूज करते हुए इनके ब्लॉकचेन के ऊपर भी अपना जो सी डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशंस वगैरह हैं उनको लॉन्च कर सकते हैं। तो उसके बारे में भी इन्होंने जितनी भी अपडेट्स हैं वो सारी की सारी यहाँ पर दी हुई हैं। अगर आप लोग उसके बारे में स्टडी करना चाहते हैं तो अगेन आप लोग यहाँ पे बहुत इजीली स्टडी कर सकते हैं। और क्यों इन्होंने अपना जो सा FVM है उसको लॉन्च किया है, उसको FVM को लॉन्च करने की जो सी मेन रीजन थी वो थी इनकी डिसेंट्रलाइज स्टोरेज नेटवर्क। और क्योंकि ये दुनिया का सबसे बड़ा डिसेंट्रलाइज स्टोरेज नेटवर्क है कि जिसको हम लोग डिनाई नहीं कर सकते हैं, तो इसीलिए इन्होंने अपना जैसा FVM भी लॉन्च कर दिया है। और जैसा कि मैंने आपको बताया सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म मतलब कि माइक्रोसॉफ्ट का एज़्योर प्लेटफॉर्म, उसके अलावा अमेजोन का क्लाउड सर्विसेज प्लेटफॉर्म और गूगल की क्लाउड सर्विसेज प्लेटफॉर्म, अगर इनका सर्वर डाउन होता है तो आपका जो सा डाटा है वो भी डाउन है और आप लोगों की जो सी वेबसाइट है वो भी डाउन हो जाएगी। लेकिन फाइलकॉन को यूज करते हुए अगर आप लोग इनके प्लेटफॉर्म के ऊपर अपनी कोई वेबसाइट को लॉन्च करते हैं या आप लोग इनके प्लेटफॉर्म के ऊपर किसी डेटा को यूज करते हैं तो हो सकता है कि पूरी दुनिया के अंदर एक जो सी नोड है वो डाउन हो जाए लेकिन पूरी दुनिया के अंदर इनकी जो सी बाकी नोड्स हैं वो एक्टिव है। अगर आपकी बाकी की जो सी नोड्स है वो एक्टिव है तो आप लोगों को बिल्कुल भी ये टेंशन नहीं होगी कि आपका जो सा डाटा है वो आप लोग जब चाहेंगे वो रिट्रीव भी कर सकेंगे। और आप लोगों की जो सी वेबसाइट्स वगैरह हैं जो कि आप लोगों ने इनके स्टोरेज प्लेटफॉर्म के ऊपर अपलोड की होंगी वो चलती रहेगी। तो अगेन ये एक बहुत बड़ी अपडेट थी इनकी तरफ से। और इसके अलावा जब से इन्होंने अपना ये FVM लॉन्च किया है तब से ये एक प्रॉपर लेयर 1 ब्लॉकचेन भी बन चुकी है। इससे पहले ये लेयर 0 की ब्लॉकचेन थी, तो लेयर 1 की प्रॉपर ब्लॉकचेन ये बन चुकी है। और इसका जो सा यूजेज है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। बहुत ज़्यादा Web3 के जो से प्लेटफॉर्म्स हैं वो फाइल कॉइन की जो सी सर्विसेज है उनको ऑलरेडी यूज कर रहे हैं। एक तो ये अपडेट होगी, अगेन ये बहुत ह्यूज अपडेट थी फाइलकॉइन की तरफ से। FVM का जो सा यूजेज है वो फ्यूचर के अंदर हम लोग बहुत ज्यादा होता हुआ देखेंगे। और दूसरी जो सी एक अपडेट थी इनकी तरफ से वो थी IPFC की अपडेट जो कि है इंटरप्लेनेटरी फाइल सिस्टम। तो ये लोग क्या करेंगे कि अब ये लोग IPFC के साथ मिलकर काम करा करेंगे। तो करंटली IPFC क्या करता है कि वो Web3 के ऊपर सबसे बड़ा फाइल सिस्टम हैंडलिंग और फाइल सिस्टम स्टोरेज हैंडलिंग प्लेटफॉर्म है जो कि डेवलपर्स के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। लाइक अगर डेवलपर्स को Web3 के अंदर किसी भी फाइल स्टोरेज करने की जरूरत है या कोई भी फाइल जो कि रिलेटेड टू हो उनकी डेवलपमेंट उसको फाइंड करने के लिए वो लोग IPFS की जो सी सर्विसेज हैं उनको यूज़ करते हैं। तो IPFS को यूज करते हुए किस तरह से जो है फाइल को इसका फायदा उठाएगा, इस तरह से उठाएगा कि फ्यूचर के अंदर बहुत ज्यादा IPFS की तरफ से ये कहा जा रहा है कि वो लोग अपना डाटा स्टोरेज की जो सी चीजें हैं उनको आउट ऑफ द वर्ल्ड वो लोग भेज देंगे। और जब ये चीज एक दफा प्रॉपरली आउट ऑफ द वर्ल्ड चली जाएगी तो जिस तरह से फाइल को ने कहा कि वो लोग डिसेंट्रलाइज करना चाहते हैं स्टोरेज को, जब ये चीज आउट ऑफ द वर्ल्ड चले जाएगी तो ऑफ कोर्स इनका जो सा ये कहना है कि वो लोग स्टोरेज को बिल्कुल डिसेंट्रलाइज करेंगे, उस तरह से वो लोग इसको भी प्रॉपरली अचीव कर लेंगे। तो ये कुछ न्यूज़ वगैरह थी जो कि बहुत अच्छी अपडेट थी। एक तो इनका जो सा इन्होंने अपना ये लॉन्च किया है FVM फाइल कॉइन वर्चुअल मशीन जो कि बिल्कुल EVM की तरह काम करेगी। इथेरियम वर्चुअल मशीन का आप लोगों को भी आइडिया होगा, बिल्कुल उसी तरीके से ये काम करेगी। और ये जो सी मशीन है ये मेनली काम करेगी रस्ट लैंग्वेज के ऊपर। और रस्ट लैंग्वेज आप लोगों को पता है कि वो सोलाना की टोटल जो सी ब्लॉकचेन है वो रस्ट लैंग्वेज के ऊपर काम करेगी। तो इसी तरह से फाइल कॉइन भी जो है उसके ऊपर काम करेगा। अगेन ये जो सी अपडेट थी ये बहुत बड़ी अपडेट थी। और अगेन ये जो सा डाटा आप लोगों को स्टोरेज प्रोवाइड कर रहे हैं लाइक 19.4 एक्सबी बाइट जो कि तकरीबन 22 मिलियन टेराबाइट का डाटा बनता है। तो बहुत बड़ा डाटा एक डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म के ऊपर आप लोग बहुत इजीली स्टोर कर सकते हैं। तो अगेन ये
बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। सेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म को इन लोगों ने बिल्कुल खत्म कर दिया है आप लोगों के लिए, और आप लोगों का जो सा डाटा है जो कि एक डिसेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म के ऊपर होगा वो बिल्कुल सेव होगा। और आप लोग अगेन हम लोग देखेंगे इसका जो सा यूजेज है फ्यूचर के अंदर अब इनके एफवीएम के लॉन्च के बाद और भी ज्यादा होता रहेगा। अब अगर मैं आप लोगों को ये बताता चलूँ कि क्या फाइल कोइन मतलब कि फिल कोइन जो है वो क्या अपना ऑल टाइम हाई बना सकता है या नहीं बना सकता है, तो सबसे पहले अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखाता चलूँ कि फाइल कोइन ने अपना ऑल टाइम हाई कितना बनाया था, तो यहाँ पे ये मंथली टाइम फ्रेम के मैंने चार्ट को ओपन किया है और आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि फाइल कोइन ने अपना जो सा ऑल टाइम हाई बनाया था वो बनाया था तकरीबन $428 के ऊपर। और जो ये काफी ज्यादा यहाँ पे ट्रेड होता रहा है वो तकरीबन 100 और $200 के लेवल के ऊपर ट्रेड हो रहा है। और करंटली आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि ये तकरीबन $5.5 के ऊपर ट्रेड हो रहा है। तो अगर तो फाइल कोइन दोबारा से अपना ऑल टाइम हाई बनाता है तो तकरीबन 82x तक इसकी जो सी प्राइस जो सी है वो ऊपर जा सकती है। तो 82x की जो सी प्राइस है ये बहुत बड़ी प्राइस है। अगर तो ये वाकई में ऐसा करता है कि अपना ऑल टाइम हाई बना लेता है और अगर आप लोगों ने इस लेवल के ऊपर अपनी इन्वेस्टमेंट की होगी तो आप लोग बहुत अच्छा प्रॉफिट अपना जनरेट कर सकते हैं। अब क्या आप लोगों को इसके ऊपर अपनी लॉन्ग टाइम फ्रेम के लिए इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, ये आप लोगों का फैसला है। मैंने आप लोगों को प्रॉपरली बता दिया है कि कितनी बड़ी प्रॉब्लम को ये सोल्व कर रहा है, जो कि वाकई में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी आप लोगों के लिए, और ये इनको सोल्व कर रहा है। और ये लोग अपना जो नेटवर्क है उसको उन लोगों ने एक ही जगह के ऊपर नहीं रखा है, बल्कि इसके अपने नेटवर्क को ये लोग बढ़ाते जा रहे हैं, जो कि अगेन काफी अच्छा साइन है। तो सारी अपडेट्स होती हैं वो आप लोगों के सामने हैं, और इन अपडेट्स को सामने रखते हुए आप लोगों ने फैसला करना है कि क्या आप लोगों ने अब अपने फिल कॉइन के ऊपर या फिल टोकन के ऊपर लॉन्ग टाइम फ्रेम के लिए इन्वेस्टमेंट करनी है या नहीं करनी है। अब अगर इसके ऊपर टेक्निकल एनालिसिस करते चले तो अगेन ये भी ट्रेड हुआ था $5.5 के ऊपर, और ये जितनी भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स की मैंने लाइन लगाई हैं ये जब मैं पहले इसके ऊपर टेक्निकल एनालिसिस किया था 3 से 4 महीने पहले, अभी भी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि ये तकरीबन उन्हीं लाइन्स के दरमियान में ट्रेड हो रहा है, और उन्हीं लाइन्स की ये काफी रिस्पेक्ट कर रहा है। उन्हीं लाइन्स को ये एज अ सपोर्ट और एज अ रेजिस्टेंस आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि वो इनको यूज कर रहा है। और करंट जिसका जो सा सपोर्ट लेवल है वो बना है तकरीबन $5.38 के ऊपर, और करंट जिसका जो सा रेजिस्टेंस लेवल है वो है तकरीबन $5.6 के ऊपर, और बिल्कुल सेम एज बिटकॉइन ये भी हम लोग को थोड़ा बहुत रेड रन दिखा रहा है। तो अगर इसके ऊपर मैं आप लोगों को यहाँ पे तमाम एक्सप्रेशन मूविंग एवरेज की लाइंस ऑन करके दिखाता चलूँ 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि बिल्कुल फ्लिप है। 20 एक्सप्रेशन मूविंग एवरेज की लाइन सबसे नीचे है और 200 एक्सप्रेशन मूविंग एवरेज की लाइन सबसे अबव है, मतलब कि काफी हैवी डाउन ट्रेंड जो है वो यहाँ पे शुरू हुआ है फिल कॉइन के लिए। तो फिल कॉइन के ऊपर अगर आप लोगों ने ट्रेड लेनी है तो आप लोगों का जो सा करंट एंट्री पॉइंट बनेगा वो बनेगा तकरीबन $5.4 के ऊपर, और आप लोगों का जो सा एक्सिट टारगेट हो जाएगा वो तकरीबन हो जाएगा $5.6 के ऊपर। और अगर आप लोगों ने लॉन्ग टाइम फ्रेम के लिए इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट करनी है, जो कि अगेन आप लोगों की अपनी मर्जी होगी, तो रेकमेंडेड ये है कि अगर तो इसकी प्राइस आप लोग को $5 के करीब करीब या $5 से नीचे मिल जाती है तो फिर आप लोग डेफिनेटली तौर पे इसको लॉन्ग टाइम फ्रेम के लिए बाय कर सकते हैं। और फिर आप लोग जब चाहें इसको सेल आउट करके, मतलब कि जब इसकी प्राइस $7, $8, $10 या अपने ऑल टाइम हाई के करीब करीब जब जाती है तो तब भी आप लोग इसको सेल आउट करके अपना बहुत अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं इसके ऊपर से। अब अगर आगे चलते चलें और अब अगर दूसरे प्रोजेक्ट के ऊपर मैं अपना फंडामेंटल एनालिसिस करता चलूँ तो दूसरा जो सा प्रोजेक्ट है वो है यहाँ पे पॉलीगॉन मैटिक। तो पॉलीगॉन मैटिक से आप लोग बहुत बखूबी वाकिफ होंगे, टॉप 10 क्रिप्टो करेंसीज के अंदर ये आता है, और इसको बनाने का जो मेन मकसद था वो इथेरियम ब्लॉकचेन के ऊपर जो सी स्केलेबिलिटी थी उसके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना था, और चूंकि जो सी ट्रांजैक्शन की फीस जो कि बहुत ज्यादा लगती थी वो वाले प्रॉब्लम को सॉल्व करना, जो कि इन्होंने काफी हद तक किया है। बल्कि इन लोगों ने इसको हल करने के बाद रुक नहीं गए हैं, बल्कि ये लोग अपनी जो सी ब्लॉकचेन है उसको और भी ज्यादा बढ़ाते जा रहे हैं। किस तरह से बढ़ाते जा रहे हैं, क्या क्या अपडेट्स वगैरह आ रही है, अगेन उसके बारे में मैं आप लोगों को अभी आगे जाके गाइड करता हूँ। तो सबसे पहले इसका जो सी एडॉप्शन है पॉलीगॉन मैटिक ब्लॉकचेन की एडॉप्शन वो बहुत ज्यादा हो रही है। इनकी जो सी पार्टनरशिप्स हैं वो एक बहुत बड़े लेवल तक हो रही है, मतलब कि बड़ी बड़ी जो सी कंपनीज है कि जिसके अंदर स्टारबक्स आ जाता है, जिसके अंदर मेटा मतलब कि फेसबुक वगैरह की जो सी कंपनीज है वो आ जाती हैं, इनके साथ इतनी पार्टनरशिप हुई है। और इनकी जो सी एनएफटी की कलेक्शन है इनके प्लेटफॉर्म के ऊपर, उसके बारे में आप लोगों को यहाँ पे बताता चलूँ तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि ऑल टाइम के अंदर पॉलीगॉन मैटिक के ऊपर जो सी बनने वाली एनएफटीज की कलेक्शन है वो टॉप 4 के अंदर आ रही है, और बहुत जल्द हम लोग देखेंगे कि वो टॉप 3 के ऊपर आ जाएंगे। फ्लो नेटवर्क के ऊपर जितनी भी बनने वाली एनएफटीज हैं वो नंबर 4 के ऊपर आ जाएंगी।
करंटली इस वक्त इथेरियम नेटवर्क के ऊपर बनने वाली जो NFTs है वो नंबर 1 पर है, सोलाना है, फिर फ्लो है और फिर पॉलीगॉन है। लेकिन बहुत जल्द पॉलीगॉन जो है वो नंबर 3 पर आ जाएगा, क्योंकि सोलाना नेटवर्क की सेकंड सबसे बड़ी कलेक्शन है जो कि यूज की कलेक्शन है, उन्होंने भी अपने आप को पॉलीगॉन के ऊपर ब्रिज कर लिया है। तो ये भी एक बहुत बड़ी रीजन है कि जिसकी वजह से हम लोग पॉलीगॉन मैटिक की जो सी ब्लॉकचेन है उसको ऊपर आता हुआ देखेंगे। एक तो NFTs की जो सी कलेक्शन है वो बहुत ज्यादा बन रही है यहाँ पे पॉलीगॉन मैटिक के ऊपर, और इसके अलावा एक मेजर जो सी अपडेट होने वाली है इनके प्लेटफॉर्म के ऊपर वो है इनका पॉलीगॉन ZK EVM का लॉन्च होना। तो इनका जो सा ZK EVM है, अगर उसके बारे में आप लोगों को यहाँ पे बताता चलूँ तो ये अगले 2 दिन बाद जो है वो लॉन्च हो जाएगा, मतलब कि तकरीबन 27 मार्च को। तो करंटली आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि पॉलीगॉन ZK EVM का जो है बीटा वर्जन है वो ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है, कि जहाँ पे तकरीबन 430,000 ट्रांजेक्शन हो चुकी हैं और ब्लॉक बनने का जो सा टाइम है वो सिर्फ 1.2 सेकेंड है। और इसके ऊपर इनकी जो सी ट्रांजेक्शन की फीस है, अगर मैं उसके बारे में आप लोगों को बताता चलूँ तो इनके इस ZK EVM के ऊपर जो सी ट्रांजेक्शन की फीस है वो है सिर्फ $0.000084। ये जितनी ब्लॉकचेन्स हैं इस वक्त मार्केट के अंदर उन तमाम ब्लॉकचेन्स के मुकाबले में सबसे ज्यादा कम होने वाली है। तो अगेन ये एक बहुत बड़ी न्यूज़ होने वाली है जब ये हम लोग लाइव होता हुआ देखेंगे। 2 दिन के बाद ये लाइव होगा, और जब ये लाइव होगा तो उसके अंदर इन लोगों ने जो से मेन इनके गेस्ट होंगे वो होंगे विटालिक बर्टन में। तो विटालिक बर्टन भी आएंगे, पॉलीगॉन का ZK EVM जो है वो लाइव भी हो जाएगा, कि जिसके अंदर सबसे कम ट्रांजेक्शन की फीस भी होगी और सबसे तेज ये ट्रांजेक्शन को करेगा भी। तो अगेन ये भी काफ़ी बड़ी न्यूज़ थी यहाँ पे पॉलीगॉन मैटिक की तरफ से। और अगेन पॉलीगॉन मैटिक के बारे में आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर आप लोगों ने बिल्ड करनी है अपनी कोई भी एप्लीकेशन, कोई भी टैब, तो इथेरियम नेटवर्क के ऊपर तो आप लोग पॉलीगॉन मैटिक को यूज़ कर सकते हैं, जो कि कंपनीज वगैरह बहुत ज़्यादा यूज़ कर रही हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि इसके बारे में इन्होंने यहाँ पर प्रॉपर्ली बताया हुआ है कि करंटली इनकी जो सी ट्रांजेक्शन की फीस है वो है 0.018, जो कि ZK EVM के बाद हो जाएगी तकरीबन $0.000084। मतलब कि इन लोगों ने क्या किया कि मसले को हल करके रुक नहीं गए हैं, बल्कि ये उसके और भी ज्यादा सोल्व कर रहे हैं, उसकी जो सी प्राइसेस हैं उसको और भी ज्यादा कम कर रहे हैं। NFT की जो सा सेल वॉल्यूम है वो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि तकरीबन $13.6 बिलियन का है, और टोटल कितने स्मार्ट कंट्रोल्स हैं वो डिप्लॉय हुए हैं वो 1.24 मिलियन है, और यूनिक एड्रेसेस करंटली 225.7 मिलियन है। तो इसका जो सा अगेन यूसेज है, यूज केस है पॉलीगॉन मैटिक का वो बहुत ज्यादा है, जो कि रुक भी नहीं रहा है। इनकी पार्टनरशिप्स भी ज्यादा हो रही हैं और एक बहुत बड़े लेवल के ऊपर की पार्टनरशिप्स वगैरह हो रही हैं, मतलब कि ये लोग छोटी कंपनीज के साथ नहीं बल्कि बड़ी बड़ी कंपनीज के साथ भी पार्टनरशिप वगैरह कर रहे हैं, अभी भी जारी हैं, जो कि होती रहेंगी फ्यूचर के अंदर, हम लोग ये भी देखते रहेंगे। तो पॉलीगॉन मैटिक के बारे में काफी ज्यादा लोगों का ये कहना है कि 2024 या 2025 तक इसकी जो सी प्राइसेस हैं वो तकरीबन $15, $10 या $20 के लेवल तक भी जा सकती हैं। तो रियलिस्टिक प्राइस क्या हो सकती है इसकी, अगर तो इसी तरह से इसका जो सा यूज केस है वो अगर बढ़ता जाएगा, इसकी जो सी अडॉप्शन है वो बढ़ती जाएगी, तो चांसेस हैं कि हम लोग इसकी जो सी प्राइसेस हैं वो उसको अगले 1 से 2 साल के अंदर तकरीबन $2, $3 या $4 के लेवल तक जाता हुआ देखें। अगेन यहाँ पे मैं आप लोगों को किसी भी किस्म की फाइनेंशियल एडवाइस नहीं दे रहा हूँ, मैं बस आप लोगों को एक रियलिस्टिक अप्रोच बता रहा हूँ। मैंने आप लोगों को जितनी भी अपडेट है उसके बारे में मैंने बता दिया पॉलीगॉन मैटिक के बारे में, कि पॉलीगॉन का जो सा यूज केस है वो बहुत अच्छा है, इसकी जो सी अडॉप्शन है वो बहुत ज्यादा है और बहुत ज्यादा हो रही है, और इनकी ब्लॉकचेन के जो सी स्केलेबिलिटी है वो बहुत ज्यादा अच्छी है, बल्कि वन ऑफ इट्स काइंड है। ऐसी स्केलेबिलिटी इस वक्त करंटली जितनी भी ब्लॉकचेन्स मौजूद है मार्केट के अंदर उसके अंदर नहीं देख रहे हैं। तो अगेन ये काफी जबरदस्त किस्म की न्यूज़ेस हैं यहाँ पे पॉलीगॉन मैटिक की तरफ से। और अगेन क्योंकि इसका यूज केस ज्यादा होता जा रहा है, एडॉप्शन ज्यादा होती जा रही है, तो मैक्सिमम चांसेस है कि हम लोग इसकी प्राइसेस को अप जाता हुआ देखेंगे अगले 2 से 3 साल के अंदर। तो अभी इसके ऊपर टेक्निकल एनालिसिस करते चलें तो करंटली आप लोग देख सकते हैं कि इसकी प्राइस ट्रेड हो रही है तकरीबन $1.08 के ऊपर। जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ करंटली यही जो सा लेवल है ये इसके लिए ऐसा सपोर्ट है। अगर तो इसकी जो सी करंट 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर कैंडल है वो इससे नीचे बंद होती है तो हम लोग इसकी प्राइस को तकरीबन 1.05 या $1.05 से नीचे भी जाता हुआ देख सकते हैं। और इसके ऊपर भी जितनी भी सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल्स की लाइन है ये पहले जब मैंने इसके ऊपर एनालिसिस किया था तब की लगी हुई हैं, और अभी भी ये इसी लेवल के दरमियान में यहाँ पर हम लोगों को ट्रेड होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा यहाँ पे अगर मैं एक बड़े टाइम फ्रेम के इसके ऊपर भी एक डिसेंडिंग ट्राइंगल अगर आप लोगों को ड्रॉ करके दिखाता चलूँ तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि डेली टाइम फ्रेम के ऊपर ये वाला जो सा लेवल है ये पॉलीगॉन मैटिक के लिए काफी हैवी रेजिस्टेंस के तौर पे काम कर रहा है। जब भी मैटिक की जो सी प्राइस है वो इस लेवल तक आती है वहां से इसकी वैल्यू दोबारा से
नीचे की तरफ ही बाउंस बैक करी है और उसके अनुसार मेन सपोर्ट लेवल है वो है $1.086 का लेवल। अगर तो अगेन ये करंट सपोर्ट लेवल को तोड़ते हैं तो मैक्सिमम चांसेस है कि हम लोग अगले 1 से 2 दिन के अंदर इसकी प्राइसेस को थोड़ा बहुत और भी डंप होता हुआ देखेंगे। अगर इसके बाद भी 4 आवर टाइम फ्रेम के बाद तमाम एक्सप्लेनेशन मूविंग एवरेजेस की लाइंस को ऑन करके दिखाता चलूँ तो बिल्कुल फिलकॉइन की तरह इसकी भी जो सी तमाम एक्सप्लेनेशन मूविंग एवरेज की लाइन है वो बिल्कुल फ्लिप हो चुकी हैं। सबसे नीचे 20 एक्सप्लेनेशन मूविंग एवरेज की लाइन है और सबसे ऊपर 200 एक्सप्लेनेशन मूविंग एवरेज की लाइन है। तो अगर इसकी प्राइसेस अब भी आती है तो आप लोग देखेंगे कि 20 एक्सप्लेनेशन मूविंग एवरेज की लाइन मतलब कि $1.12 का जो लेवल है वो काफी हैवी रेजिस्टेंस के तौर पे काम करेगा यहाँ पे मैटिक के लिए। तो मैटिक के ऊपर करंट सबसे पहले ट्रेड के बारे में बताता चलूँ तो अगर तो जो की करंट कैंडल है वो अगर $1.086 से अबव बंद होती है तो आप लोगों को एंट्री लेनी है तकरीबन $1.09 के ऊपर और आप लोगों का जो एक्सिट टारगेट हो जाएगा वो हो जाएगा तकरीबन $1.12 के ऊपर। और अगर आप लोग इसके लॉन्ग टाइम फ्रेम के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, जैसा कि मैंने आपको इसकी सारी की सारी अपडेट्स दे दी हैं और अपडेट्स के बाद आप लोगों को लगता है कि आप लोगों को इसके ऊपर अपनी लॉन्ग टाइम फ्रेम के लिए इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, क्योंकि वाकई में आप लोगों को लगता है कि ये जो सा कॉइन है इसकी प्राइस $10 या $20 के लेवल तक जा सकती है, तो सबसे अच्छा जो सा एंट्री पॉइंट है वो $1 के करीब करीब होगा। अगर आप लोगों को इसकी जो सी प्राइस है वो $1 के करीब करीब मिल जाती है तो आप लोग डेफिनेटली तौर पे अपनी जो सी ड्यू डिलिजेंस है वो कंप्लीट करने के बाद इसके ऊपर लॉन्ग टाइम फ्रेम के लिए अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और लॉन्ग टाइम फ्रेम के अंदर के अगले 2 से 3 साल के अंदर आप लोग काफी अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर लेंगे यहाँ पे मैटिक के ऊपर से। तो ये थे 2 कॉइन्स, मतलब एक मैटिक और दूसरा फिलकॉइन के, जिसके बारे में मैंने आप लोगों को इस वीडियो के अंदर बताना था। कल की वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को किन कॉइन्स का फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस करके बताऊं उसके बारे में आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर बताएं। कल तक के लिए आप मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।